tracheoesophageal atresia. Atresia of what? Sir, tracheoesophageal. Atresia of gut क्या था? Yes, sir. Yes, sir. Atresia of gut. सर जी सर. जी. तो सर उसमें उस प्रेगनेंसी में ना सर इमरजेंसी सिजेरियन हुआ था और पेशेंट जो है ना उसने आरबीएस रेस के बारे में कोई बात नहीं की और उसको नहीं पता था और फिर पोस्टमार्टम में भी उसने अपनी रैंडम ब्लड शुगर मतलब चेक नहीं करवाई आके. अब इस प्रेगनेंसी में पेशेंट दोबारा से फुल टाइम पे प्रेजेंट की है और सडनली सिर्फ बेफीटस को जो है ना वो मैक्रोसोमिया हो गया है. वैसे मैं 1 मंथली स्कैन करवा रही थी पेशेंट. पॉलीहाइड्रोमनियोस नहीं है, कोई एनेमली भी नहीं है, सिर्फ मैक्रोसोमिया है. जी. तो सर अब इस प्रेगनेंसी में उसके रैंडम ब्लड शुगर लेवल हुआ तो वो रैंडम ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था. तो जी. फिर उसका सर उन्होंने मतलब एज अ प्रिकॉशन के लास्ट प्रेगनेंसी में भी एनेमली थी तो आरबीएस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो नॉर्मल है. तो सर इस पेशेंट में ओजीटीटी हम करवाएंगे? जरूर करवा देना चाहिए उसका, क्योंकि ओजीटीटी. यस सर, ओजीटीटी हुआ था और वो अब नॉर्मल था. एबनॉर्मल था ना. तो जी सर. एग्जैक्टली आपने मेरे सवाल के जवाब देने से पहले ही खुद ही जवाब ढूंढ लिया कि जी अगर सर. पेशेंट को, एक मिनट, जी सर. पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, पेशेंट के पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है जो सजेस्टिव है कि इट कुड बी ड्यू टू डायबिटीज. सजेस्टिव मैंने कहा, मसलन क्या, मेल फॉर्मेशंस 1, पॉलीहाइड्रोमनियस 2, मैक्रोसोमिया 3, अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ 4. और इस तरह की बातें अगर हुई हों पास्ट हिस्ट्री में, फिर भी हम इस प्रेगनेंसी में उसकी रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर पे इक्तफा नहीं करेंगे. या अगर वो नॉर्मल भी हैं तो we will do OGTT in examination and in practice as well. इम्तिहान में भी आप ये कहेंगे क्योंकि इस पेशेंट की पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जो है वो सजेस्टिव है मैक्रोसोमिया विच हैपन्स इन डायबिटीज. एंड डायबिटीज का टेस्ट बड़ा आसान है, OGTT, इसलिए उसको करवाने में कोई हर्ज नहीं और वो सस्ता भी है, कोई महंगा भी नहीं. तो इसलिए हर वो पेशेंट, मैंने 4-5 बातें बोली हैं कि जिसके पास्ट हिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी की हो, मैक्रोसोमिया, पॉलीहाइड्रोमनियोस, मेल फॉर्मेशंस या फैमिली हिस्ट्री, तो आप उसका इम्तिहान में कहिए कि मैं इसका OGTT करूंगी. जी. और सर अगर इसी पेशेंट की जैसे रैंडम ब्लड शुगर 6 लेवल्स मॉनिटर हो रहे थे एज अ सेफ्टी मेजर क्योंकि उसको स्टेरॉइड भी दिया उन्होंने. जब वो एबनॉर्मल आपके पास वो आ जाइए ना, जब वो एबनॉर्मल आ गया, अब के बाद उसकी जो मॉनिटरिंग है वो 6 ब्लड शुगर लेवल्स करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देंगे, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो या ग्लूकोफेज या इंसुलिन हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैडली द OGTT इज अफेक्टेड. और आप कहेंगे मैं उसकी अपर लिमिट जो है लेट्स से 140 आर्बिट्रेरली हमने कह दिया, हम उस पर रखूंगी कि उससे ऊपर नहीं जाने दूंगी. और सर अगर इसी पेशेंट में एक आध रैंडम ब्लड शुगर का लेवल जो है वो ग्रेटर देन 200 आ जाता, हाँ तो वो, फिर हम ओजीटीटी मांगते? जी बिल्कुल, वो तो फिर पक्का है ना, वो तो फिर उसमें तो शक कोई नहीं रह गया, क्योंकि OGTT जो है वो एक्चुअली आपको हेल्प करती है ये नॉट ओनली डायग्नोजिंग, बल्कि वो किस वक्त क्या इंसुलिन की डोज दी जाए. क्योंकि जो OGTT 6 लेवल्स है, उसके बाद 6 लेवल की लाइन में आप मैनेज करते हो, उससे अंदाजा होता है कि फास्टिंग कितना था, आधे घंटे बाद कितना था, घंटे बाद कितना था, 2 घंटे बाद कितना. सो अकॉर्डिंगली आपको मॉनिटरिंग की या कंट्रोल की गाइडलाइन मिल जाती है उससे. यस सर. अस्सलाम वालेकुम सर. थैंक यू सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है, रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 200 से ज्यादा है, फिर भी हम OGTT करवाएंगे? क्या जी? क्योंकि कहते हैं कि अगर 200 से ज्यादा है तो डायग्नोस्ट हो जाता है और जो है हम उससे 6 ब्लड लेवल्स करवाएंगे. वो ऐसा है
कि आप कहेंगे कि उससे उसको हाइपरग्लाइसीमिया और हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। मेरे जी, ख्याल 75 ग्राम ग्लूकोज। विद इन 2 आवर्स और सो उसका कंट्रोल ठीक कर लेंगे हम। तो बट इट इज बेटर टेस्ट देन जस्ट वन। एक आप कहेंगे कि रैंडम ब्लड शुगर 200 आ गया, या सुबह किसी के वक्त और 200 आ गया, तो फिर उसका ओजीटी कर ले करना। लेकिन मेरी नजर में आप इम्तिहान में कर लें तो अच्छी बात है। थैंक उसका यू सर। उसका नुकसान कोई। सपना कुमारी, आप मेरी हर क्लास में आती हो, माशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी डॉक्टर, मैंने एक पेशेंट देखी थी, ग्रेविडा 6 पैरा 5+1 थी। अभी वो हमारे पास 24 वीक्स की पे आई है और पिछले हफ्ते उसकी HB5 थी। उस पे उसको एक ब्लड लगा था, तो फर्दर उसने ब्लड नहीं अरेंज करवाए थे, तो फिर कल वो दोबारा आई थी और उसकी HB6 थी, हाँ जिसपे वो फर्दर। और डॉक्टर, इसकी पर्टिकुलर वो हिस्ट्री दे रही थी कि मुझे हर प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में मुझे ब्लड लगते हैं, ये और उसकी HMB की भी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी कि है ना। मुझे लास्ट प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कि जब फर्स्ट बॉर्न हुआ था उसके बाद मेरी पीरियड्स ही बहुत हैवी हो गए हैं। 5 to 6 पैड्स पर डे मैं यूज़ करती हूँ, पर फर्दर उसने उसकी HMB के लिए एवोल्यूशन नहीं करवाई कि स्कैन करवाए तो बिल्कुल नॉर्मल बता रही थी। बाकी कह रही मैं कभी कभार खून को रोकने के लिए कैप्सूल यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी चले आपका लंबा सवाल ना करें। बेसिकली नंबर वन कि अगर आपको अनीमिक पेशेंट मिले, और मैं आपको कहता हूँ 90% पेशेंट जो होंगे उनकी हीमोग्लोबिन 10 से कम होगी। ज्यादा चांस ये है कि आपका पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 से कम होगा इम्तिहान में। तो आप 2-3 बातें कीजिए। नंबर वन, आप कहिए जी कि इसकी हीमोग्लोबिन जो रीचेक, पहला रीचेक एंड कंफर्म के हीमोग्लोबिन इतनी ही है, 5 है 6 है जो भी आपने बोली है। नंबर दो, मैं इसी ऑर्डर में बोलना है, बहुत जल्दी जल्दी। रीचेक हीमोग्लोबिन, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ अनीमिया। ये अल्फाज बोलने हैं, टाइप ऑफ अनीमिया। वो वेरियस टेस्ट है उसके जो आप करेंगे, और 90% चांस है कि वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। लेकिन आप यू विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरी बात आपने कहनी है, आई विल ट्राई ask for the lab test to find out the type of anemia. Although 90% chance are that it will be iron deficiency anemia, जैसा आपने कहा उसको heavy menstrual bleeding होती है। ये दो करने के बाद तीसरा, उसकी मैनेजमेंट जो है उस अनीमिया की डिपेंड्स नंबर वन ऑन द सिम्टम्स, नंबर टू ऑन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये दो बातें एक ही फिक्रे में कहनी है। हर मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन हर सिम्टम्स एंड द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। मसलन यही 5-6 ग्राम है एंड शी इज 36-37 वीक्स प्रेग्नेंट, और आप प्लान कर रहे हैं उसकी डिलीवरी विद इन ए वीक और सो, तो आपको फिर उसको ब्लड देना होगा टू रीच एज क्लोज टू 10 ग्राम % एज पॉसिबल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, 5 ग्राम वाले को हम 5 बैग नहीं दे सकते क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा हार्ट। इसलिए उसकी मैनेजमेंट जनरली स्पीकिंग, जिसको सिम्टम्स भी हो और सीवियर अनीमिया भी हो, आप वो जो पैक्ड सेल है वो 1 या 2 देंगे, और उसका क्राइटेरियन ये होगा कि टिल द सिम्टम्स डिसअपियर। जनरली उनकी सिम्टम 1 या 2 से गायब हो जाती हैं, दे फील बेटर, क्योंकि उनका सिस्टम इट्स यूज्ड टू 5 ग्राम, उससे 6 या 7 में अभी आता है तो दे फील लॉट बेटर। और उसके बाद जब फर्दर मैनेजमेंट जो है वो इट डिपेंड्स कि हाउ फार शी इज फ्रॉम हर डिलीवरी डेट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो उसके मुताबिक। अब तीसरी चौथी बात, तो अब मैं सारा अनीमिया का लेक्चर ऐसे 5 मिनट में कर रहा हूँ। चौथी बात आप ये कहेंगे कि उसकी बाकी की आयरन रिप्लेसमेंट जो है इट कैन बी ओरली और पैरेंटली। एक ही फिक्र में बोलोगे, दोनों की रेट ऑफ रिकवरी में कोई फर्क नहीं है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए
अननेसेसरली आप पेरेंटल को टॉप पे नहीं रखते हो। 5 ग्राम है, इसको तो फेरेंजेक्ट जरूर लगनी चाहिए, इसको बीनोफर जरूर लगनी चाहिए ना। अगर वो जैसा आपने बोला ये 24 वीक्स पे थी और यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू करेक्ट इट, तो ठीक किया किसी ने 1 या 2 बैग लगा के उसके 5 से 6 कर ली। और इफ हर सिम्टम्स अब बेटर तो बस उसको ओरल लाइन पे डाल देंगे अगर अब तक नहीं ली। लेकिन अगर किसी वजह से नॉन कंप्लायंट है या वो साइड इफेक्ट्स है, फिर हम पेरेंटली दे देंगे। चलो जी, ये 10 बज गए। हमने 2 सवालों के जवाब दिए हैं। एक मैक्रोसोमिया विदाउट नॉन डायबिटीज, उसका हम ओजीटी जरूर करेंगे। दूसरा अनीमिया, उसके 5 ग्राम हीमोग्लोबिन 25 वीक्स पे, उसका पहले कहेंगे कि जी we'll try to find out the type of anemia, important। आप नहीं कहते इम्तिहान में, क्योंकि आप प्रैक्टिकली नहीं करते वार्ड में। वो हीमोग्लोबिन 5 ग्राम लगा दो, ब्लड लगा दो, आयन पर इंट्रावीनस आयन दे दो, 4 एम्प्यूल्स, 5 एम्प्यूल्स, इस तरह से कह देते हैं, कोई कैजुअली लेते हैं ना। आपने इम्तिहान में कहना टाइप ऑफ एनीमिया, और वो जब कंफर्म हो गया कि आयरन डेफिशिएंसी है, फिर आप देखेंगे कि जेस्टेशन पीरियड क्या है, और उसके मुताबिक आप अगर प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल एज इन दिस केस 24 वीक्स पे आप ओरल आयन देंगे, प्रोवाइडेड वो कंप्लायंट होगी और रेगुलरली लेगी। अगर किसी वजह से वो नहीं लेती फिर ठीक है, फिर पेरेंटली दे देगी। चलो, एनीथिंग एल्स? फिर मेरा ख्याल हम शुरू करते हैं कि आज डॉक्टर अरूबा ने कहा केस नहीं है, मैं आपको HRT पे लेक्चर दूं। मेरी उम्र में लेक्चर देना बड़ा मुश्किल इस तरह से हो जाता है। क्लिनिकल दो आप, हम रोज मैनेज करते हैं, आप जो हिस्ट्री बोलते हैं उसको मैं दाएं बाएं करके बोल देता हूँ क्या प्रैक्टिकली करना चाहिए, या इम्तिहान के इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे करनी चाहिए। लेकिन जब लेक्चर देना होता है वो एक खास तैयारी चाहिए उसमें। आई होप कि आई गिव यू इंफॉर्मेशन ऑफ HRT एज यू नीड इट इन द एग्जामिनेशन। मैंने इसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, लेकिन मैंने इसके मुतालिक जो आपसे सवालात हो सकते हैं वो उसके रिलेटेड मैं इस लेक्चर के ये या टॉक के ये इसको ऑर्गेनाइज किया है। सो पहली बात तो ये है कि HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट। बाबा यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है, बॉडी में सिर्फ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं बनता ना, बॉडी में थायराइड भी बनता है। जिनको हाइपोथायराइड हो उनको हम थायरोक्सिन देते हैं। बॉडी में अभी भी डायबिटीज की बात हो, जहाँ इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक नहीं या रेजिस्टेंस है, एक वजह है, वहाँ इंसुलिन देते हैं। सो ये रिप्लेसमेंट जब हम HRT की बात करते हैं, लेकिन somehow it is meant कि जी एक पेशेंट औरत है और उसको मेनोपॉज हो गई है और उसके बाद उसके हार्मोन की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए आम तौर पर। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ाता हूँ कि HRT की इंडिकेशन ज़ाहिर है कि एक बात अभी आप सब जानते हैं, मेनोपॉज है, लेकिन इसके साथ 2 और ऐड कर लीजिए इंडिकेशंस। एक प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसको POI आजकल कहते हैं, और प्रीवियसली प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते थे, आजकल POI कहते हैं। तो एक वो कर लीजिए। और नंबर 2 सर्जिकल मेनोपॉज, जिसको कहते हैं किसी वजह से दोनों ओवरीज निकल गई मेनोपॉज एज से पहले। सो इंडिकेशंस फॉर HRT आर menopause, POI, and surgical menopause, where both ovaries are surgically removed. ये जाहिर है कि एक सर्टन एज में, आजकल बिटवीन 50 and 55, तो मेनोपॉज हर एक को होना है, हो जाता है। लेकिन उनमें से
80% जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में डेटा नहीं है, लेकिन मैं जो ये फिगर बोल रहा हूँ ये यूके के लिए है, ब्रिटेन के लिए। 80% पेशेंट्स को कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर होती हैं, लेकिन वो सब की सब अप्रोच नहीं करती अपने जीपी को, डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट को। उसमें से सिर्फ 45% है जो इधर उधर की बात करके हेल्प सीख करती हैं, और एक्चुअली 10% है जो मेडिकेशन पे चली जाती हैं वहाँ ब्रिटेन में, जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो जाती है मेनोपॉज की वजह से, जिसको हम HRT कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब जब ये हो जाती है, why are we talking about it today? It is because it affects their health and their life. Menopause एक ऐसी स्टेज है, withdrawal of these two hormones affects their life. वो लाइफ 5 तरीके से वो अफेक्ट करती है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप सब जानते हैं कि मेनोपॉज के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाती है, ड्रास्टिक चेंज आती है। जो हमारे ज़माने में तो कहा करते थे शादी ब्याह पे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कि जो मेनोपॉजल औरतें होती थी वो अगर ड्रेसअप अच्छी तरह करती थी वो कहते थे ये क्या हो रहा है। इट वॉज कंसिडर्ड कि बस वो रिजाइन कर जाए अब सोशल लाइफ से भी, एक्टिव लाइफ से भी। ऐसा नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी जरूर असर होती है, खासतौर पर स्लीप। और फिर इन एडिशन टू दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के उनकी अदर सिम्टम्स हो जाती है वेजाइनल सिम्टम्स, ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, और उनको वेजाइनल ड्राई होती है तो डिस्पायूनिया हो जाता है, और साथ ही ब्लैडर है, ड्यू टू एट्रोफी ब्लैडर सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, उनकी बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है। और तीसरा कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी हो जाती है, उनको पैल्पिटेशन ज़्यादा कॉमनली होने लगती है, और वो एज ग्रुप है नॉट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, लेकिन हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन है उनमें, और दूसरी कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन वगैरह वो भी विजिबल हो जाती हैं। पांचवी कॉग्निटिव चेंजेस के याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या इवन डिमेंशिया हो जाता है। सो ये 4-5 बातें मिलके दे मेक दैट एज, पर्टिकुलरली जब आप हम देखते हैं विद लॉन्गेविटी, पीपल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर। और वो पुराना जमाना चला गया जब 60 आ गया, 60 साल के कोई कहते थे, इसका मतलब 60 साल वाला कुछ ना करे, 70 वाला 70 या 72 आ गया, 70-72 वाला और कुछ ना करे। अब तो ये है कि मैं बोल रहा हूँ आपके साथ सामने बैठा हूँ, आई एम 80+, और I personally feel I am contributing, I am doing my job, I am doing my work. तो अब with longevity the quality of life is important, कि आप ये सारा काम चाहेंगे कि आपके पेशेंट जो आपको कंसल्ट करे वो कर सके। सो you have to consider कि जो मेनोपॉज होगी उसको ये 5 में से कोई ना कोई या सभी की सभी प्रॉब्लम होंगी। तो ये प्रॉब्लम जो है, हाउ डू दे शो सिम्टम्स, जिसको कहें सिम्टम्स उनके जो हैं वो भी 5 हिस्सों में हम बांट सकते हैं उसके सिम्टम्स। और वो पहली वेजोमोटर रिलेटेड सिम्टम्स मोस्ट कॉमन, हॉट फ्लैशेस। दूसरी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड पैल्पिटेशन। तीसरी साइकोलॉजिकल रिलेटेड मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। उसी का हिस्सा बना लीजिए लिबिडो, उनकी डाउन हो जाती है। फिर जनरल सिम्टम्स वीकनेस, इंसोम्निया, और फिर फिजिकली दे फील वीक, कमजोरी है, ये आम उनका एक्सप्रेशन होता है। तो इस निस्बत से ये जब आपके पास कोई पेशेंट आए, आप ये 5 बातों
वो कई हमारे मरीज इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते, खुद नहीं बोलते। आप ये पूछेंगे इन 5 बातों के रिलेटेड उनके क्या सिम्टम्स हैं, और जब ये सिम्टम्स आप पूछ लें, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, इम्तिहान में भी, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, डिस्कस विद द पेशेंट के ये पॉसिबल हेल्प क्या दे सकते हैं हम, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि 80% को सिम्टम्स होती हैं इंग्लैंड में, मेडिकल एड और मेडिकल एडवाइस। तो उसी तरह आप भी असेस करेंगे अपनी पेशेंट को कि उसकी सिम्टम कहाँ तक है, कि उनको किस तरह की एड या हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। और उसके लिए, असेसमेंट के लिए, बिफोर यू डू एनीथिंग, आपको एक 2-3 कंट्रा इंडिकेशंस हैं, वो ध्यान पहले राइट इन द बिगिनिंग सोचनी है कि इस पेशेंट को जो मैं दूंगी उसकी कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, जो कि बेसिकली ये वो पेशेंट है जो एक्यूट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन हम उनको कोई ऐसे दवाई ना दे दें जो कंट्रा इंडिकेटेड हो उनके लिए। और 3 कंट्रा इंडिकेशंस है HRT देने के लिए। पहली कंट्रा इंडिकेशन तो है, अपने मुल्क में लकीली बहुत कम है, इंग्लैंड में तो बहुत हाई रिस्क है उसका, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, VTE, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये तो नंबर 1 है, वहाँ पे बहुत कॉमन है, इसलिए वहाँ नंबर 1 है। अपने यहाँ बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, I hope that patient is not suffering from हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर, जो हमारे रिलेटेड है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर। उस वक्त ये टू मेक श्योर कि उसको कोई ऐसी मैलिग्नेंसी नहीं। और तीसरा है एक्सक्लूड लिवर डिजीज। आई रिपीट, बिफोर वी गो फर्दर कि HRT किसको दी जाए या ना दी जाए, इन 3 को हमने HRT नहीं देनी। So we'll rule out contraindication, or those are rule out history of VTE in the family or her own history. Then make sure there is no carcinoma in the breast or lump in the breast, or history suggestive for endometrial carcinoma. इसीलिए उसमें इनडायरेक्ट डाल देते हैं, जिसको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो, मेंस्ट्रुएशन हो रही हो, उसको पहले आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रूल आउट करेंगी, तो फिर HRT की तरफ जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स लिवर डिजीज, जो कि ऑल दीज हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। अगर लिवर पहले ही डिजीज है तो फिर उस पे ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे हम। ये मैंने बहुत हाई अप ऑन द लिस्ट रखा है, क्योंकि ये तो पहली बात हम करेंगे। इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जी पहले तो ये 3 चीजों को मैं एक्सक्लूड करूंगी। तो उससे फिर आएगा व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू लाइक टू डू। एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ HRT देयर इज नो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। इवन FSH आपको करने की जरूरत नहीं है। उसकी सिम्टम्स के जी 1 साल हो गया, मेंसेस बंद हो गए हैं या मेंसेस नहीं आ रहे, इट्स गुड इनफ फॉर अस। सो HRT देने से पहले वहाँ इम्तिहान में मत बोलिए मैं उसकी CBC करवाऊंगी, ब्लड शुगर करवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक टू HRT कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक्सेप्ट TVS टू फाइंड आउट एंडोमेट्रियल थिकनेस, टू फाइंड आउट एंडोमेट्रियल थिकनेस। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ये हो गई तो फिर नेक्स्ट वी कम टू, मैंने इसको हाई अप ऑन द लिस्ट रख लिया है कि what kind of HRT or preparations are available or we can prescribe. वो फिर तकरीबन 5 हैं। नंबर 1, estrogens alone,
उसके मैं साथ साथ आपको मार्केट या ब्रांड नेम भी देता जाता हूँ। प्रेमरिन, उसमें कंजुगेटेड एथिनाइल एस्ट्राडियोल है। नंबर 2, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, उसमें CEE कंजुगेटेड एथिनाइल एस्ट्राडियोल प्लस डिड्रोजेस्ट्रॉन और ड्यूफेस्ट्रॉन होता है। नंबर 3, मिक्सोजन, उसमें एस्ट्राडियोल के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन है इंस्टेड ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन। इन 3 कॉम्बिनेशन के बाद पहला अकेला ईस्ट्रोजन, दूसरे में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, तीसरे में ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये 3 ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस हैं। इनके अलावा चौथा है टिबिलॉन और मार्केट नेम है लिवियोल। नंबर 5 is SERMs. It basically is not estrogen or progesterone. It is specific for bones. ये मार्केट में ईविस्टा या रिलॉक्सिफिन, ये 5 प्रेपरेशन जनरली अवेलेबल है और इन कॉम्बिनेशन में। तो आपने इनमें से चूज करनी है कौन सी पेशेंट को देनी है। आप सर 4th एंड 5th दोबारा बता दें, टिबोलोन और इविस्टा। हाँ जी, ये जो मैंने पहले 3 जो बोली वो तो ईस्ट्रोजन रिलेटेड है, और ये अगली 2 जो हैं इनमें ना ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्ट्रोजन। टिबिलॉन जो है इस मार्केटेड इन द नेम ऑफ लिवियोल, और सर्म्स जो हैं ईविस्टा या रिलॉक्सिफिन। ये दे आर नॉट ये जो ईविस्टा है दिस इज स्पेसिफिक फॉर बोन्स, और टिबिलॉन इज फॉर जनरल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। देन आफ्टर डूइंग दिस, ये बैकग्राउंड में, अब हम आते हैं क्लिनिकल साइड की तरफ। मैंने जानबूझ के आपको ब्रांड नेम साथ साथ दिए हैं ताकि आपको इम्तिहान के अलावा प्रैक्टिस में भी ये नाम पता हो कि ये मैं प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। अगर किसी को ईस्ट्रोजन देना है तो प्रेमरिन, अगर किसी को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन देना है तो फेमिस्टॉन, और अगर ईस्ट्रोजन के साथ टेस्टोस्टेरोन देना है तो मिक्सोजन, और दूसरी आपको अभी अभी दोहराई है मैंने। अब आ गया हम कि जब देना है, there are various routes by which we can give various routes. Mustard, estrogen alone can be given transdermally in the form of gel or patch, subcutaneously in the name of implants, Norplant. इन 2 रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये उन पेशेंट में जिनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री है उनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये दे डोंट गो थ्रू द लिवर, दे गो डायरेक्टली इनटू द सिस्टम एंड डू द नीडफुल। इसी तरह प्रोजेस्ट्रोजन जो है दे कैन बी गिवन अलोन in the form of vaginal route, micronized, आजकल वो बहुत दिया जाता है IVF में, और in the form of gel or pessaries, और मरीना जो है उसमें कॉइल के इर्द गिर्द प्रोजेस्ट्रोजन है which can be inserted into the uterus. ये various routes other than oral ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हमें अवेलेबल हैं, लेकिन आमतौर पर जो प्रिस्क्राइब्ड रूट है वो है टैबलेट्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन जो है
वो एक तो ये है जैसे साइक्लिकल, जैसे हम एक ये कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, ओसीपी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बिल्कुल उसी तरह देते हैं, ये साइक्लिकल रिजीम है। और दूसरे कंटिन्यूस, नॉट विदाउट एनी ब्रेक, ये दूसरी रिजीम है। और वो तीसरी जो है सर्म्स, टिबिलॉन, ये सारे ओरली दिए जाते हैं। सो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दे आर गिवन ईस्ट्रोजन ओनली by transdermal or subcutaneous route, progestogen by vaginal route in the form of gel, pessaries, or micronized tablets, or Mirena or IUS, intrauterine system. सर कौन सी टैबलेट्स कह रहे हैं, काइंडली सुनाई नहीं, समझ नहीं आ रही। माइक्रोनाइज टैबलेट्स? जी जी बिल्कुल। आजकल आईवीएफ में तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के फौरन बाद वो देते हैं, तकरीबन हर सेंटर में वो दी जाती है। सर वेजाइनली इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो? जी वजाइनल ही देते हैं, और जनरली सुबह शाम। ओके सर। अच्छा जी। उसके बाद मैंने बोला कि या साइक्लिकल फैशन में देते हैं कॉम्बिनेशन, या कंटिन्यूस फैशन में। जब आप कॉम्बिनेशन में देते हैं, याद रखिए मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टोजेंस, और वो है फ्लूइड रिटेंशन। पेशेंट जब देंगे आप ये टैबलेट, तो शी may come back to you with a complaint of fluid retention or androgenic side effects like acne, hirsutism, mood swings. Then we KG देने का, HRT देने का क्या फायदा क्या है, benefits to the patient. They are short-term benefits and long-term benefits. Short-term means immediately they are visible or they are available to the patient. Top of the list, short-term benefits में है vasomotor symptoms, hot flushes. दूसरा है मूड इंप्रूवमेंट। तीसरा सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूवमेंट, particularly if there is loss of libido, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे दे 3 to 6 months के इंटरवल से उनकी लिबिडो बेहतर हो जाती है। और दूसरा HRT देने से वजाइनल एट्रोफी बेहतर हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ वजाइना बेहतर हो जाता है, तो सेक्सुअल फंक्शन बेहतर हो जाता है। और उसी तरह इमीडिएटली यूरोजेनिटल सिम्टम, दूसरी यूरिनरी सिम्टम्स भी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट, उनकी वो जो थी मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस साइड इफेक्ट्स, वो बेहतर हो जाते हैं। और WHI स्टडी जो थी उसके मुताबिक कोलोरेक्टल सेंटर का रिस्क कम हो जाता है। ये तो इमीडिएट बेनिफिट्स हैं ऑफ HRT, मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1, हॉट फ्लशेस ठीक हो जाते हैं, मूड बेहतर हो जाता है, सेक्सुअल फंक्शन बेहतर हो जाता है, यूरिनरी सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं, जनरल वीकनेस, नॉट फीलिंग वेल, वो बेहतर हो जाता है, और कोलोरेक्टल सेंटर अकॉर्डिंग टू WHI स्टडी उसका रिस्क कम हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो 3 हैं। हेलो जी
कोलोरेक्टल सीए का रिस्क कम हो जाता है। हाँ, सर कोलोरेक्टल से रिलेटेड आपने क्या कहा? कोलोरेक्टल कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है उनको जो HRT लेती है। जी थैंक यू सर। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है टॉप ऑफ द लिस्ट पे है ऑस्टियोपोरोसिस कम हो। ऑस्टियोपोरोसिस में इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, ऑस्टियोपोरोसिस अगर इमीडिएटली जब मेनोपॉज हो आप दें HRT तो उसका बोन पे इम्पैक्ट बेहतर होता है। अगर डिलेड दें, मसलन 60 साल की उम्र के बाद दें आप HRT, उसका ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं है। So long term benefit is there provided HRT is started at the right time. लेट देंगी तो फिर उसका कोई फायदा खास नहीं है उसको। नंबर 2, कार्डियोवास्कुलर रिलीफ। जनरली स्पीकिंग WHI स्टडी में तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज थोड़ा बढ़ गया, लेकिन डेनिश स्टडी में इंसिडेंस कम हो गया। तो इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर एडवांटेज जनरली है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। एक स्टडी में रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज का ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया, और जनरली ये डोज रिलेटेड है, जितने डोज कम देंगे उतना रिस्क जो है ज्यादा होने का कम होगा। लेकिन एडवांटेज पैल्पिटेशन का और वो सारे हैं, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ही रखा है। तीसरा लॉन्ग टर्म एडवांटेज है कॉग्निशन का। वो मैंने कहा था कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, और पॉसिबली HRT सही टाइम पे शुरू करने से ये मेमोरी लॉस डिलेड हो जाता है, ये डिमेंशिया नहीं होता। ये तो हो गए बेनिफिट्स। लेट्स नॉट फॉरगेट देयर आर सम रिस्क्स एज वेल। मैंने हर शय 5-5 करके बताता जाता हूं। 5 ही रिस्क हैं इसके। पहला रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर अकॉर्डिंग टू WHI स्टडी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। लेकिन अगर अकेला एस्ट्राडियोल CEE दी जाए तो फिर रिस्क कम हो जाता है। नंबर 2, अकेली एस्ट्रोजन उधर वो कम हो जाता है, लेकिन अगर अकेला एस्ट्राडियोल दिया जाए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है बड़ी स्टडीज में। लेकिन जब एस्ट्राडियोल को प्रोजेस्ट्रोजन के साथ दें फिर ओवेरियन कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। वीनस थ्रोम्बोसिस मैंने बड़ा काफी एलेबोरेट करके बताया कि वो तो एक एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है फॉर HRT। और इसी तरह थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ रिलेटेड है स्ट्रोक का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन पक्का नहीं। लेकिन जब आपको रिस्क पूछे जाएं, आपने ये 5 नाम बोलने हैं इम्तिहान में। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड स्ट्रोक। 2
कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड है, 3 हमारे गायनी रिलेटेड ही समझिए, ब्रेस्ट को हम ही समझते हैं हमारा जोन। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अकेला एस्ट्रोजन दी जाए तो बढ़ता है, ओवेरियन कार्सिनोमा प्लस माइनस रिपोर्ट है उसकी। नेक्स्ट, इस बैकग्राउंड में अगर आपके पास जी सर ये इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है, हाँ, सर ये ड्यूरेशन क्या है इमीडिएट इफेक्ट्स की? तो ये जनरली, कितने टाइम बाद? हाँ मैं जनरली स्पीकिंग अगर 2 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, अगर 2 साल तक हो तो वो इमीडिएट उसके एडवांटेजेस है। और अब आ गया मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज करेंगी पेशेंट जो आ गया आपके पास। सर जो मिलेन है, मिलेन भी कंबाइन में आती है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, एचआरटी में ही आएगी? जी उसी में आएगी ज़ाहिर जी, बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैनेजमेंट, उन पेशेंट्स की फर्क है जिनकी यूट्रस इंटैक्ट है उनसे जिनकी यूट्रस निकली हुई है। और नंबर 2, मैनेजमेंट मैंने बताया, the various preparations which can be prescribed will depend upon कि ज्यादा severe symptoms क्या हैं। नंबर 3, अगर मेनोपॉज से पहले आप दे रहे हैं पीओआई में या किसी और सर्जिकल मेनोपॉज में, तो वहाँ एफएसएच करके जरा कंफर्म कर लेना बेहतर है कि उनको एचआरटी की जरूरत है। सो आइडेंटिफाई कि किन को जरूरत है, एक जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स, नंबर 2 जिनके पीओआई है, नंबर 3 सर्जिकल में, नंबर 3 फिर उनकी असेसमेंट ऑफ देयर कंप्लेंट्स। इसके डिपेंड करते हुए हम जो जिस रूट की या जिस प्रेपरेशन की जरूरत है उसका फैसला करेंगे। जनरली विमेन विद यूट्रस, उनको अगर कॉम्बिनेशन की जरूरत है तो वो उसके 2 चॉइसेस हैं, एक है सीक्वेंशियल और दूसरा है कंटिन्यूस। जो क्लोज टू मेनोपॉज है, अभी अभी मेनोपॉज शुरू हुई है, पेरीमेनोपॉजल है, उसको बेहतर है सीक्वेंशियल देना, लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, और क्योंकि उनको फिर मेंसेस उसी तरह आते हैं तो दे फील हैप्पी अबाउट इट। जिसकी मेनोपॉज हुए 1 साल हो गया, ब्लीडिंग नहीं हुई, दे प्रेफर कि उनको ब्लीडिंग ना हो, उनकी नमाज वगैरह ठीक पढ़ी जाती है, उनको कंबाइंड कंटिन्यूस देना बेहतर है। तो चॉइस आपने यहाँ पे ये करनी। सर दोनों के डोज में कोई फर्क नहीं होता? डोज में नहीं फर्क, प्रेपरेशन में फर्क है। सर ये कितने टाइम तक दे सकते हैं हम? सीक्वेंशियल जो आप बोल रहे हैं ये हम कितने टाइम तक पेशेंट को दे सकते हैं? पहले तो जब WHO की स्टडी आई, उससे भी पहले WHO की स्टडी आने से पहले टीचिंग ये थी, जब उस जमाने में जब मैं इंग्लैंड में था एट योर लेवल, कि हर औरत जो मेनोपॉजल है उसको दे दो एचआरटी। पेंडुलम इतना था कि जी बस दे दो और शुरू कर दो और देते रहो, सारी उम्र देते रहो। इसके बेनिफिट्स ही है ना, जब वो 4-5 सिस्टम के रिलेटेड मैंने बताया कि उसके इमोशनल बेनिफिट है और नर्वस सिस्टम का बेनिफिट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बेनिफिट है, बोन्स का बेनिफिट है, दो हमेशा दो। फिर आ गई WHO स्टडी, पेंडुलम एकदम से स्विंग कर गया कि इससे तो कैंसर का रिस्क बढ़ गया है, इसको
ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा हो गया, इसका ये हो गया, वो हो गया, और पेंडुलम उतना स्वयं किया, एवरीबडी गेव इट अप कि नहीं नहीं, ये इट्स नॉट फ्री ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, मत दो। लेकिन ओवर द इयर्स नाउ द पेंडुलम इज इन द मिडल के नंबर 1 हर एक को मत दो, जैसे मैंने कहा इवेल्युएट करो किसको जरूरत है, उसके सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से देना है आप। तो क्या उसको डर्मल पैच दे देना काफी है, तो बजाय ओरल रूट के देने के, और किसी को बोन की स्ट्रेंथ की जरूरत है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, तो उसको तो उस तरह आइडेंटिफाई करो, मैनेज करो। और यही तो अच्छे अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है कि पेशेंट को जो उसके सिम्टम्स क्या है उसके मुताबिक डोज एडजस्ट करता है वो, और टाइप ऑफ प्रेपरेशन एडजस्ट करता है। मैं बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले हमारा गांव एक छोटी सी मुसलमान स्टेट थी, मालेरकोटला, उसके पास था। वहाँ के नवाब को होगी तकलीफ, उसका जो छोटी सी स्टेट थी, उसका जो हकीम होगा वो भी छोटा ही कोई होगा, वो ठीक ना हो, तो दिल्ली से हकीम अजमल खान साहब को बुलाया गया। वो जमाने के बड़े मशहूर हकीम थे। वो आए, उन्होंने देख के नुस्खा के हकीम साहब, लोकल हकीम को कहा, हकीम साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हेलो 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 अच्छा, आप ऐसा कीजिए, ये जो डोज दिए रहे हैं ना, इसको नवाब साहब की तबीयत नाजुक है, हाफ कर दीजिए बस। उसने हकीम के नुस्खे पे सिर्फ हाफ लिखा, 1/2, आप ठीक हो जाए, और नवाब ठीक हो गया। सो उसकी तबीयत नाजुक थी, उसको फुल डोज की जरूरत नहीं थी, उसको हाफ डोज की जरूरत। तो वजन के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, यू हैव टू एडजस्ट ऑल दैट। चलिए वी कम बैक। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर, सीक्वेंशियल किसी को दे रहे हैं, अगर हम उसको यही दे रहे हैं, ओसीपी से दे रहे हैं, एचआरटी तो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो सर फिर हम जो ब्लीडिंग इंटरवल है वो माइनस कर देंगे, जो 7 टैबलेट्स होती हैं या जो 4 टैबलेट्स, वो माइनस करके देना है, तो फिर वो ब्राउन टैबलेट्स एक्सक्लूड कर देंगे और फिर व्हाइट टैबलेट सिर्फ देंगे। ये कंटिन्यूअस में देंगे, और सीक्वेंशियल में ब्राउन भी कंटिन्यू करेगी। सीक्वेंशियल में ब्राउन कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल ठीक। सर अगर किसी को शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसे खाली हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, डिक्रीज लिबिडो और यूरिनरी इफेक्ट्स हैं, तो उसमें हमने कितने देर के लिए देने सीक्वेंशियल और कंटिन्यू? हाँ, वो तो जनरली किताब में तो ये लिखा हुआ है, बेहतर है कम से कम उनको 2 साल दीजिए फिर आप। अच्छा, और सर जो वैसे पेशेंट हैं जिसमें ऐसे पीओआई के पेशेंट हैं, उसमें उनको सिम्टम्स तो नहीं आए होते, मतलब सॉरी पीओआई में तो आए होते हैं, सर्जिकल मेनोपॉज में तो नहीं आए होते। लेकिन मैंने बोला अदर देन सिम्टम्स 4 बातें और हैं जो हार्मोन विड्रॉल की वजह से बॉडी में होती हैं। उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट है, उनके बोन्स पे इफेक्ट है, उनको मस्कुलर स्क्रीटल सिस्टम पे इफेक्ट है, उनकी कॉग्निशन पे इफेक्ट है। ये 4 बातें तो और हैं, तो सर फिर हमने जरूर देनी है, चाहे सिम्टम आए हो चाहे ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिम्टम एक है, उसके नीचे 4 बातें मैंने और आपको बता दी हैं। ठीक है सर। तो पीओआई में इसी वजह से देना, क्योंकि अगर आप नहीं शुरू करते तो बाय द टाइम जो उसको सिम्टम्स होती हैं, देन इट्स टू लेट। जैसा मैंने कहा, 60 साल की उम्र के बाद आप बोन प्रोटेक्शन के लिए देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया? चलें, फिर ये हो गया जिसकी यूट्रस इंटैक्ट है, उसको आप साइक्लिकल भी दे सकते हैं और कंटिन्यूस भी दे सकते हैं। और सर सॉरी सर, हेलो जी जी जी, फाइनली आप ये कह रहे हैं कि जिनके बीएसओ हम करते हैं, साथ ही उनको एचआरटी हम दें टू प्रिवेंट द सीवियर। मैं बूढ़ा आदमी, जरा ऐसा बोलो ताकि मेरी समझ में आ जाए। कोई मेरे पास से लव यू कह के चली जाती है, मैंने समझ ही नहीं आती, जब तक समझ आती है वो जी सर चली गई होगी, तो इसलिए ऐसा बोला। जी सर, वो अगर हम बायलेटरल थेरेपी जो फॉर एक्सपीरियंस पेशेंट की करें तो हम सर आप क्या करते हैं?
जी सर। आप टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर इनके क्वेश्चन लें। हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा रह गया है, 5-7 मिनट। देन आई विल गिव यू 50 मिनट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। चलो जी, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी जरूरत है। नंबर 2, मेक श्योर के कंट्राइंडिकेशन नहीं है। नंबर 3, फिर उसके कोई स्पेशल टेस्ट होने जरूरी नहीं, लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस जरूर देख लीजिए। और वो सारा कुछ करने के बाद जिसकी यूट्रस इंटैक्ट है और वो पेरीमेनोपॉजल है, मे बी शी लाइक सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट, और उसको सीक्वेंशियल दे दीजिए। जिसकी मेनोपॉज हुए साल हो गया, दे आर वेरी हैप्पी विद एब्सेंस ऑफ एनी ब्लीडिंग। अब खासा अपने मुल्क में मेरी नमाज ठीक हो गई, मेरा ये हो गया वो हो गया, उनको कंटिन्यूस दीजिए। और जो जिसकी हिस्टेक्टमी हो चुकी है उसको तो प्रोजेस्टेरोन देने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ ईस्ट्रोजन दे दीजिए, प्रिमरन, और वो काफ़ी है। चूँकि जब बेसिकली एचआरटी के मैंने जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए वो प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड हैं, फ्लूइड रिटेंशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सारा कुछ ये उससे रिलेटेड है। सो जिसकी हिस्टेक्टमी हो चुकी हो तो उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उसमें हम अकेली CEE कंजुगेटेड एस्ट्राडियोल दे सकते हैं और वो दे आर क्वाइट हैप्पी। और लेकिन आज के लेक्चर से इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप लेके जाएंगी वो ये है, जिनको लोकल सिम्टम्स है ना, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, डिस्पायोनिया, यूरिनरी सिम्टम्स, उनको लोकल दीजिए फिर, क्योंकि उन लोकल देंगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसको वजाइनल क्रीम, पैसरीज, टैबलेट्स जो भी अवेलेबल है वो दीजिए, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी क्विक इन एक्शन। तो मैनेजमेंट में ये है कि HRT देने का तरीका क्या हो, कि आप पहले रूट्स मैंने वेरियस बता दिए, लेकिन जनरली स्पीकिंग अब इस हेडिंग में मैंने आपको ये बात बताई है कि जिस यूट्रस इंटैक्ट है तो उनमें से क्या देना है, जिसकी यूट्रस नहीं है उसको क्या देना। और फिर आ गया उनका फॉलोअप। जब आप HRT शुरू कर दें तो पहला आप फॉलोअप 3 महीने बाद देखें, उससे अर्लियर नहीं, क्योंकि उससे अर्लियर उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। और अगर वो ठीक है फिर उसका फॉलोअप होगा एवरी ईयरली। और जब वो आएगी पहले आप पूछेंगे उसकी सिम्टम्स कैसी हैं, इम्प्रूव हुई हैं क्या है, फिर उनका वेट लेंगे और ब्लड प्रेशर लेंगे, और हिस्ट्री खास तौर पर पूछेंगे कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, जो अगर वो कंटिन्यूसली ले रही है। अगर ब्लीडिंग है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो गई बाय TVS और इफ नीड बी बाय एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। और तीसरा अंडरलाइन कर लीजिए, डोंट फॉरगेट नॉट टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। यहाँ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे मैं एक बात हर लेक्चर में जब ब्रेस्ट का जिक्र आता है मैं कहता हूँ, आप माशाल्लाह इस वक्त 70-75 मेरा लेक्चर सुन रही है, आप सभी सुनिए। मेक श्योर आप हर पहली तारीख को जब बाथरूम जाएं आप सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगी। सेल्फ एग्जामिनेशन करने में क्या मुश्किल है, क्या कबाहत है? कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रूटीन सेट कीजिए। जब किसी लेडी डॉक्टर का मुझे पता चलता है कि उसको लंप हो गया ब्रेस्ट और एडवांस स्टेज पे हो गया, मुझे उस पेशेंट पे गुस्सा चढ़ता है, उस डॉक्टर पे गुस्सा चढ़ता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रही तो दूसरों को क्या बता रही होगी। तो आज ये जिसका HRT से कोई तल्लुक नहीं है, आप ये मैसेज, टेक दिस मैसेज होम। मैं पहले इसलिए कहता हूँ कि वो एक फिक्स डेट हो जाती है। एक फिक्स डेट को 1st of the month आप जब बाथरूम में जाए, डू सेल्फ एग्जामिनेशन। सो उसी तरह जो आपके पास पेशेंट
फॉलो अप के लिए है, किसी चीज का फॉलो अप के लिए है, आज HRT का फॉलो अप हो रहा है, तो आप ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगी और एनी लंप और एनीथिंग तो वो डिटेक्ट करेगी। गो HRT के साथ मेमोग्राफी और उसकी फाइंडिंग जरा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इट इज वर्थ वाइल टू गिव देम। अब एक ग्रुप उनमें से आ गया, क्या फॉलो अप के लिए आई, वो कहती है नॉट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ द HRT। दो बातें कर सकते हैं, या तो उसी डोज को प्रोसेस कीजिए अगर वो थोड़ी देर हुई है, वरना डोज बढ़ा दीजिए तो मे बी शी विल हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स। और आप में से किसी ने पूछा कितनी देर देनी है, कम से कम 2 साल तो जरूर दीजिए, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू करने की सोचिए, उससे पहले नहीं। 5 मिनट के लिए जो हमारे आम प्रैक्टिस में है उसको भी मैं रिव्यू कर लूं। ऑल्टरनेटिव्स टू HRT, ऑल्टरनेटिव्स टू HRT, वो ऑल्टरनेटिव जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट मेनोपॉजल आई होप कि, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल, dietary control, exercises, wearing light clothes, sleeping in a cooler room, reducing stress, और अगर हार्मोनल वैजाइनल क्रीम नहीं पसंद तो ड्यूरिंग क्वाइटिस यूज एनी अदर क्रीम, ये पेशेंट को आप एडवाइस दे सकते हैं। वही 5 बातें फिर। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 लाइट क्लोथ्स, sleep in a cooler room, reduce stress and use of cream. Lifestyle की change या betterment या improvement. In addition to that, there are other pharmacological preparation other than estrogen, progesterone, like clonidine, which is centrally acting alpha-2 agonist. It is particularly good for skin. Then serums or serotonin inhibitors, or sometimes even beta blockers, they can be of some help in alleviating symptoms. Next, some dietary supplements like vitamin C, vitamin E, minerals, selenium particularly. Maybe some people believe in homeopathy. There are some homeopathic preparation which I don't know, but they could be tried. In lifestyle, फार्माकोलॉजिकल प्रेपरेशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स के अलावा इवनिंग प्रिमरोज, जिनसिंग, चाइनीज हर्ब्स, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर, ये भी और तरीके हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट बिट, जिस मरीज को कैंसर हो चुका हो उसमें HRT देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एंडोमेट्रियल कैंसर अगर ठीक हो गया है, नो हार्म इन गिविंग HRT। सेम फॉर ओवेरियन कैंसर एंड सेम फॉर CS सर्विक्स। सो अगर कैंसर का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया है उसके बाद HRT उनको दिया जा सकता है। वही मैंने 15 मिनट कहा था, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। अगर कुछ पूछना हो इस लेक्चर क्या कुछ और तो सर, जो माइक्रोनाइस आपने टैबलेट बताई है जिसको लोकल साइड इफेक्ट, जो लोकल सिम्टम्स हैं उनको हम देंगे सर, वो 3rd मंथ पे जब आती हैं फॉलो अप के लिए, तो तब अगर उनको सिम्टम सेटल डाउन हो गए तो बस खत्म कर दें, बंद कर दें? फिर वो ऐसे ना ऑन एंड ऑफ देते रहे, सारी उम्र के लिए लेना काफी महंगी प्रेपरेशन है।
सारी उम्र के लिए मुश्किल है, बट इट कैन बी प्रिस्क्राइब। और जब तक फिर सिम्टम्स हो, जैसे जिनको कैंडिडाइसिस होता है वजाइनल, मैं उनको कहता हूँ यार मेरे पास बार बार आने की जरूरत नहीं है, ये कैनेस्टिन 1 इस्तेमाल करो, फिर हो जाए तो फिर इस्तेमाल कर लो, क्योंकि रिकरेंस ऑफ सच सिम्टम्स, सच इन्फेक्शंस इज वेरी कॉमन। तो इसलिए उसी तरह मैं कहूँगा कि मैकनस टैबलेट्स हो, क्रीम हो, जेल हो, जो भी है लोकल इस्तेमाल करके, इफ द सिम्टम्स गेट बेटर स्टॉप, व्हेन दे रिकर यू कैन यूज देम अगेन। जी सर रोज एक टैबलेट ही प्लेस करनी है बस पर वेजाइनली? जी सर एक टैबलेट ही रोज प्लेस करनी है पर वेजाइनली? जी। और सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन था फाइनली सर, अगर हम बीएसओ करेंगे किसी पेशेंट के, वो प्री मेनोपॉजल है, तो हम साथ उसको एचआरटी साथ का फाइन स्टार्ट कर देंगे, कितनी एमजी के बाद स्टार्ट करेंगे? आपकी आवाज बड़ी कट कट कैसी आ रही है, फिर बोल दीजिए। हेलो सर। सर वो मैं पूछ रही थी, अगर बीएसओ हम करेंगे पेशेंट के बीएसओ सर, हाँ बीएसओ भी होगी, चलो हाँ। वो एचआरटी हम कितनी देर के बाद स्टार्ट करेंगे? वो चूंकि सर्जिकल मेनोपॉज है, वो तो बड़ी एक्यूट और फौरन होती है, इसलिए उसको फौरन शुरू कर देना। हेलो जी अस्सलाम सर। सर मुझे ये पूछना है कि जो हमारे पास सीक्वेंशियल और कंटिन्यूस है, तो उसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डोज सेम होगा कि अलग अलग ही होंगे दोनों प्रिपरेशन में? क्या डोज सेम किस में? सीक्वेंशियल और कंबाइन में, जो हम कंटिन्यूस देते हैं उसमें दोनों रेजिमेन में हमारे पास हार्मोनल का डोज सेम आएगा कि डिफरेंट होती है प्रिपरेशन में? डोज ऑलमोस्ट सेम है, पर अनलेस कोई बहुत ही वीक है तो उस बार डोज बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जनरल बीएमआई प्लस माइनस हो तो वो डोज तो सेम है। हेलो सीए ब्रेस्ट हो जी सर, किसी पेशेंट को अगर सीए ब्रेस्ट हुआ हो 45 या 48 इयर्स में, और उनको बोन प्रोटेक्शन के लिए क्या है? जी सीए ब्रेस्ट का पहले तो आइडेंटिफाई करवाइए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट से कि वो ईस्ट्रोजन रिलेटेड था कि नहीं था। अगर रिसेप्टर्स उसमें ईस्ट्रोजन रिलेटेड नहीं थे तो फिर कोई हार्म नहीं एचआरटी फौरन शुरू करने के। तो लेकिन अगर उसमें रिसेप्टर्स है तो फिर उसमें एचआरटी मत दीजिए ईस्ट्रोजन, बल्कि उसके ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद फिर आप उनको दीजिए कोई एचआरटी। सर विदाउट सर जी सर ये आपने कहा था कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के लिए जो है हम किस तरह से एचआरटी करेंगे, काइंडली वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, वो रह गया टॉपिक। कि पीओआई का डायग्नोस हम कहते हैं एफएसएच उनका बड़ा हाई हो जाता है, और टीवीएस पे ओवेरियन रिजर्व बड़ा लो होता है, तो उनको आप फौरन शुरू कर दीजिए एचआरटी, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स नहीं है तो, लेकिन उसकी प्रिवेंशन ऑफ अदर पोस्ट मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैंने 5 बातें जो रही थी, उनके सीएनएस पे असर है, उनके लाइफ स्टाइल पे असर है, और उनके वो बाकी 2-3 जो भी। तो सर इनकी रेजीम क्या होगी फिर? रेजीम कैसे देंगे, मतलब कंटिन्यूअस देंगे, सीक्वेंशियल देंगे, कैसे, किस तरह से? वो ये पेशेंट यंग होते हैं, उनको सीक्वेंशियल देना बेहतर है, क्योंकि दे फील गुड अबाउट इट कि दे आर मेंस्ट्रुएटिंग। सर जो मिलेन है, मिलेन टैबलेट, उसके अंदर 4 टैबलेट्स अलग से भी दी हुई है सर। उन 4 टैबलेट्स में वो 7 से 28 टैबलेट्स बन जाएंगी, तो वो 4 टैबलेट्स किस चीज की हैं उसमें वाइट जो हैं? इसमें मुझे नहीं पता सर मिलेन में 4 टैबलेट जो एचआरटी की प्रिपरेशंस आती है उनमें 4 दी गई होती हैं वाइट टैबलेट्स अलग से। वो मेरा ख्याल है जो आखिर में जैसे ओसीपी में ब्राउन होती हैं, वो उसमें 4 वो होंगी, तो उस तरह की एडिशनल टैबलेट्स। आई वुड से कि जो रेगुलर टैबलेट्स हैं उनको कंटिन्यू करो। प्लेसेबो लिखा है जी, इन्होंने लिखा आ गया, वो प्लेसेबो ही है, वो जैसे ओसीपी में प्लेसेबो। सर जो प्रीमेच्योर ओवेरियन
इनसफिशिएंसी के अंदर हम HRT वो कर रहे हैं, वो उसके ओवरीज के ऊपर तो कोई वो नहीं बेनिफिशियल होगा, बाकी जो सिम्टम्स हैं उसको एड्रेस करेगा। वो ऑब्वियसली चूंकि ओवरी तो फेल हो चुकी है, तो इनसफिशिएंट है, तो वो इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन तो नहीं कॉज करेगी, बल्कि उनके तो ट्रीटमेंट ही फिर हो गया डोनर एग। POI की फर्टिलिटी आप रिवाइव कर सकते हैं बाय डोनेशन ऑफ यंग वुमेन्स एग इन ART, थ्रू ART। तो सर ये बता दो। और ओवरी के दो फंक्शन है, एक ओवम प्रोडक्शन, दूसरे हार्मोन। हार्मोन प्रोडक्शन की रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ओवम प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकते POI में अदर देन डोनर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो हम देते हैं HRT के लिए टैबलेट फेमिला 28 और ये मेलियान, इसी डोज में ही देनी है जो हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जैसे देते हैं 1 डेली? वैसे जो अगर लो डोज दे आप तो यही दी जा सकती है, क्योंकि आप में से किसी ने बोला कॉस्ट फैक्टर भी बड़ा है। कोई भी ये बात आप, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि कोई भी जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दें उसका कॉस्ट फैक्टर आप सामने रखिए। अगर आप कोई दवाई देते हैं जो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से वो मैनेजेबल है, तो पर मंथ फिर तो वो लेती रहेगी। अगर उसको बिल है 1000 रुपया 2000 रुपया हर महीने का, वो कहती है इतना महंगा इलाज मैं सारी उम्र, वो नहीं करती है, डिसकंटिन्यू करती है। तो उन केसेस में OCP इज द बेस्ट आंसर, लो डोज। थैंक यू सर। सर अगर किसी पेशेंट की यूट्रस नहीं है, विदाउट यूट्रस है, तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं? तो उसमें तो ऑप्शन बड़ी सिंपल कर दी मैंने कि उसमें प्रोजेस्ट्रोजन देना जरूरी नहीं है, सिर्फ ईस्ट्रोजन आप दीजिए और प्रिमर, और उसको प्रोजेस्ट्रोजन के साइड, मोस्ट ऑफ द HRT साइड इफेक्ट्स आर ड्यू टू प्रोजेस्ट्रोजन्स। वो नहीं देंगे तो वो सारे मैंने जो साइड इफेक्ट्स बोले थे अभी अभी वो नहीं होंगे, तो शी विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। जी सर ये इसका फॉलो अप जो है HRT विद इंटैक्ट यूट्रस एंड विदाउट यूट्रस, जी ठीक है, मैं दोनों पेशेंट का सेम फॉलो कर। जी बिल्कुल आपने ठीक बोला। विद यूट्रस जो है वहां पे पहले ईस्ट्रोजन हम तब नहीं देते कि वो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बन जाता है, इसलिए उसका साथ प्रोजेस्ट्रोजन देना जरूरी हो गया। जिनकी यूट्रस नहीं है उनको प्रोजेस्ट्रोजन देना जरूरी नहीं, वहाँ ईस्ट्रोजन अकेला दिया जा सकता है। इसीलिए जिनकी यूट्रस इंटैक्ट है वहाँ दो क्लेम यूट्रस नहीं है वहाँ ओनली ईस्ट्रोजन। जी सर मुझे पूछना था कि लो डोज COCP और फुल डोज COCP में क्या फर्क होता है सर, और किस सिचुएशंस में प्रेफर करते हैं लोग? तो नहीं, वो देखे ना 2-3 प्रेपरेशन मार्केट में अवेलेबल है। फैमिला है, क्या अजरा क्या नाम उसका नाम है, खैर तो वो दी अदर। हाँ आप बोलिए क्या नाम है उसका? यास। थैंक यू। तो ये OCP की बात हो रही, याज है और फैमिला है। याज इज लो डोज एज कंपेयर टू फैमिला, फैमिला इज आल्सो लो डोज, लेकिन उससे भी फर्दर लोअर है याज। सर अगर पेशेंट है एडवांस्ड एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन CA का पेशेंट है, हमने उसको सर्जिकली ट्रीट कर दिया है और पोस्ट ऑप में हमने उसे कीमो और रेडियोथेरेपी भी हमने दे दी है, हाँ। अब हम उसको HRT स्टार्ट करेंगे तो हम उसे से कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे मतलब बेहतर होगी जो हम स्टार्ट करें इसमें? मैंने अभी भी बोला कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, कार्सिनोमा सर्विक्स, इन सब का अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है उसके बाद HRT देने का कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं। There is no increased risk of recurrence because of HRT. सर कॉम्बिनेशन हिस्ट्री ऑफ CA ब्रेस्ट में दे सकते हैं HRT? ये दो बोल रही था, एक बोल रही। डॉक्टर जी से कॉम्बिनेशन हम कौन सी प्रेफर करेंगे? अगर हमने ट्रीट कर दिए हैं तीनों CA तो कोई एक कॉम्बिनेशन जो हम प्रेफर करें तो कोई भी?
मैंने बोला ना फेमिस्टन इज अवेलेबल। और तो कोई और कॉम्बिनेशन भी मार्केट में अगर ब्रांड नेम है तो वो देख लीजिए आप, जिसमें एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन, और जनरली लो डोज वाले 2.5 मिलीग्राम टेट्रोजेस्टेरोन या ड्यूफेस्टोन इज अवेलेबल। ठीक, लो जी, 10 बज के 2 मिनट ऊपर हो गए, चूंकि डॉक्टर शहनाज ने आपकी क्लास 10 बजे लेनी है। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू वेरी मच। आप कोई कमेंट्स हो तो जरूर भेजिए। और मेरी क्लास में सर आज एक क्वेश्चन है प्लीज। 73 है, तो मैं तो आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ, नाखुश हूँ, और कैसे कहूँ, क्या कहूँ। आप अपने साथियों को क्यों नहीं बताती कि इफ दिस इज यूजफुल कोर्स आप लोगों के लिए, कि वो भी आए। मेरा टारगेट है कम करने बैठी हूँ, लड़के तो है ही नहीं, उन कुड़ियाँ रह गई हैं। सर रात के टाइम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दिन के टाइम कम होते हैं। डॉक्टर रूबा की क्लास में बहुत होते हैं। 83 वो रूबा की क्लास में, मेरी क्लास में 75। चलो फिर भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।